गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि नीट, जे मेंस और जे एडवांस की इस फिजिक्स की वेब सीरीज के अंदर मैथमेटिकल टूल में अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मेंस नीट में जो मैथमेटिकल टूल के अंदर आपको काफी काफी हेल्प करेंगे आगे जाकर के। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और इसी लेक्चर के साथ ये मैथमेटिकल टूल यानी चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले a इक्वल टू dv बाय dx, ऐसे कुछ कंडीशन अगर आपको दे a इक्वल टू dv बाय dx, ये आपको फाइंड आउट करना है। और कंडीशन आपको क्या दी है, आपको दे दे v इक्वल टू के एक्स प्लस सी। क्या देते v इक्वल टू के एक्स प्लस सी, ये मुझे कंडीशन दी है और मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, a की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है, ये सारी कहानी हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो v इक्वल टू के एक्स प्लस सी, जहां पे c मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट होगा। c क्या होगा मेरे पास, एक कांस्टेंट होगा। तो जैसे v इक्वल टू के एक्स प्लस सी है, यानी अगर मैं इसको एक्सेलरेशन इसको a के रेस्पेक्ट में यानी a इक्वल टू dv बाई dx, यानी इस v को अगर x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे a इजिली मिल जाएगा। अच्छा, x के रेस्पेक्ट में मुझे करना है, और c और k ये दोनों मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है हमें। तो अगर जो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता था तो उस कांस्टेंट को तो मैं एज इट इज यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट कोफिशिएंट में होगा उसको तो हम एज इट इज रखते हैं। अच्छा, x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मेरे पास वैल्यू 1 आती है, बिल्कुल आती है, और प्लस। और अगर c मेरे पास एक कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो होता है 0। तो यानी यहां मैं लिखूंगा 0। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी a की वैल्यू k, और ये मेरे पास एक फाइनल आंसर। तो ये एक कंडीशन थी। जैसे आपको सेकंड कंडीशन में अगर कुछ ऐसा दे दे v इक्वल टू के रूट एक्स, क्या देते हैं v इक्वल टू के रूट एक्स, तो v इक्वल टू के रूट एक्स को कैसे सोल्व करेंगे, a इक्वल टू dv बाय dx, यही पूछा है मुझसे। a इक्वल टू के मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और रूट एक्स को x की पावर 1/2 भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है जी, a इक्वल टू के यहां पे रहेगा एज इट इज। अच्छा, अगर मैं x की पावर n का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर n मुझे दिया हो और dv बाय dx मुझे निकालना है, तो n x की पावर n माइनस 1 है, ये हम लिख सकते हैं। तो k मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा और ये पावर आ जाएगी नीचे, और x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, k 1/2, x की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2, या फिर मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू k 1/2 रूट x, या फिर लिख सकता हूँ a इक्वल टू k बाय 2 रूट x। इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि इक्वल टू dv बाई dx बताओ, a की वैल्यू बताओ कितनी होगी। एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया है v इक्वल टू के एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। और अगर कंडीशन ऐसे देगा v इक्वल टू के रूट एक्स, जहाँ पे k मेरे पास एक कांस्टेंट होगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, देखते हैं आगे। जैसे मुझे कंडीशन कई बार ऐसे दे देता है कि सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपको बोल दे अल्फा इक्वल टू ओमेगा, और यहां पे बोल देगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये कंडीशन मुझे दी है। क्या दी है, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। देखो, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि अभी में कुछ नहीं देखना है कि ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, क्योंकि अभी तक हमने आगे को कुछ नहीं पढ़ा है। अगर जनरल बात करें तो अल्फा और ओमेगा, ये हम काइनेमेटिक्स में, या फिर ओमेगा को आप कई बार सर्कुलर मोशन जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां भी इसकी टर्म देखने को मिलेगी कि थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है और अल्फा क्या होता है मेरे पास। लेकिन अभी तक क्योंकि हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, ऐसी कंडीशन मुझे दी है। और वैल्यू किसकी पूछी है, मुझसे वैल्यू पूछी है अल्फा की। अल्फा की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी। और क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में मुझे दिया है सबसे पहले ए पार्ट, मुझे दिया है ओमेगा इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर प्लस
थीटा प्लस वन। क्या दिया है ओमेगा इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस वन। अच्छा, अगर मैं इसको, अच्छा सबसे पहले मैं डी ओमेगा बाई डी थीटा यहां से निकाल सकता हूं, डी ओमेगा, क्योंकि मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 थीटा। 4 थीटा कैसे होगा, देखो अगर ये होगा 2 और जो पावर होती थी वो आ जाएगी यहाँ पे, और 2 थीटा, क्योंकि ऊपर पावर होगी 2 माइनस वन, 2 माइनस वन को 1 या फिर 1 अगर पावर में कुछ ना लिखे तो उसका मतलब भी क्या होता है, पावर 1 होती है। और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1, और 1 मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 थीटा प्लस 1। अब मुझसे पूछा क्या है, अल्फा की वैल्यू मुझसे पूछी, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा मेरे पास क्या है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। अल्फा इक्वल टू ओमेगा मेरे पास कितना है, ये दिया है मुझे ओमेगा, देखो क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। तो ये तो ओमेगा, और डी ओमेगा बाय डी थीटा ये है मेरे पास 4 थीटा प्लस 1। तो ये मेरे पास कंप्लीट आंसर हो गया। देखो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या यहाँ पे पूछा है। ओमेगा की वैल्यू मुझे दी थी, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा मुझसे पूछा है, यानी अल्फा की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा से मल्टीप्लाई करके सिंपल अल्फा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपसे बी अगर आपसे बोल दे कि ओमेगा इक्वल टू 4 साइन 2 थीटा, ओमेगा इक्वल टू 4 साइन 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले से डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो 4 मेरे पास ये तो कांस्टेंट है, ये रख लेंगे एज इट इज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos 2 थीटा। फिर जिसको मैं x मानता हूं उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। तो 2 थीटा को अगर मैं x मानूंगा और थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2, या फिर इसको लिख सकता हूँ 8 cos 2 थीटा। ये वैल्यू किसकी है मेरे पास, डी ओमेगा बाय डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और अल्फा मुझे निकालना है, अल्फा मेरे पास क्या है, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अल्फा इक्वल टू ओमेगा कितना है मेरे पास, ये दिया है मुझे ओमेगा की वैल्यू 4 साइन 2 थीटा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा कितना है, ये है मेरे पास 8 cos 2 थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे 32 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो तो मैंने आपको लिखा था कि साइन 2a का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये बात मैंने लिखाई थी आपको। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहूं अल्फा इक्वल टू 16, ए की जगह यहाँ पे क्या है 2 थीटा, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा, साइन 2a, ए की जगह यहाँ पे क्या है, ये 2 थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास 16 साइन 4 थीटा, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप आराम से नोट कर लो, देखो मैंने कैसे कराया यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 साइन 4 थीटा। सबसे पहले मुझे दिया था ओमेगा 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1, डी ओमेगा बाय डी थीटा मैंने फाइंड आउट किया, अल्फा की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली डिफरेंशिएट करने के बाद। फिर उसके बाद मुझसे पूछा था ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो ओमेगा मुझे दिया है 4 साइन 2 थीटा, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ से डी ओमेगा बाय डी थीटा करके फाइंड आउट करके यहाँ पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। देखो अगर आपको क्वेश्चन कभी ऐसे हो जाता है कि वेक्टर की फॉर्म में भी क्वेश्चन आप कई बार मेंशन कर देता है, किसकी फॉर्म में, क्वेश्चन की वेक्टर की फॉर्म में। देखो कैसे, अगर आपको बोल दे कि v इक्वल टू मेरे पास है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, क्या क्वेश्चन दिया है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, और मुझसे क्या पूछ लेगा
या फिर इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि सपोज करो जैसे मुझसे पूछ लेगा ए इक्वल टू, ये कंडीशन मुझे दी है, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। तो अगर इस फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम कैसे करेंगे, या फिर हम कैसे मान सकते हैं इसको, ए डीवी बाई डी टी, ए इक्वल टू, अगर ऐसा कुछ मेरे पास वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन दे, जैसे आई है यहाँ पे वेक्टर आई और यहाँ पे वेक्टर जे, अब ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर। तो अगर ऐसे आपको कुछ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे तो इस फंक्शन को आप अलग डिफरेंशिएट कर लो और दूसरे फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो जैसे अगर, या फिर इसको और थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे, देखो इसको और अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर इसको मैं मान लेता हूं आर, सपोज करो मैंने इसको वेक्टर आर मान लिया, ये मान लिया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हम बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि v की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जहां पे v मेरे पास है डी आर बाय डी टी, सिंपल ऐसे लिख लो, v मेरे पास क्या है, r की वैल्यू मुझे दी है डी आर बाय डी टी, और b मुझसे पूछ लेगा तो v इक्वल टू, b मुझसे पूछ लेगा a इक्वल टू डी वी बाय डी टी। देखो 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये r की वैल्यू मुझे दी है, मुझे नहीं पता r क्या होता है जनरली, बस हमें पता है कि r मुझे दिया है, और अगर v की वैल्यू मुझे निकालनी तो r को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मुझे दिया है। अब देखो कैसे करेंगे, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो जब भी कोऑर्डिनेट या वेक्टर के फॉर्म में देगा तो इस फंक्शन को अलग करेंगे डिफरेंशिएट, और इस फंक्शन को अलग करेंगे। अगर 2t को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो 2 मेरे पास क्या कांस्टेंट होगा, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ पे लिखूंगा i। कितनी बात समझ आ रही है, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 6t, और ये मेरे पास हो जाएगा j कैप, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2i कैप प्लस 6t j, ये वैल्यू किसकी मिल गई मुझे, v की वैल्यू मिल गई। अब b ऑप्शन मुझसे क्या पूछा है, b मुझसे पूछा है एक्सीलरेशन, यानी dv बाय dt, क्या पूछा है कि dv बाय dt। अच्छा, अब यहाँ पे तो मुझे r दिया था, लेकिन v मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर चुका हूँ dr बाय dt की हेल्प से। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है 2, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा मेरे पास, तो 0 इंटू आई कैप ये लिख सकते हैं, प्लस 6t, अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये मेरे पास बचेगा 6j। तो ओवरऑल में a को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू 6j, ये आंसर आएगा मेरे पास। तो r की वैल्यू मुझे दी थी, r की वैल्यू की हेल्प से मैंने यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटीज को मान लेते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो उसको सिंपल हम v मानेंगे। v इक्वल टू मेरे पास दी है कंडीशन डी आर बाई डी टी, और a की वैल्यू मुझे दी है डी वी बाई डी टी, और इसी तरह से मुझसे पूछा है, पहले वेलोसिटी पूछी है, फिर मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसको आप नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दे, मोमेंटम, जैसे क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दे दे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, p इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या दिया मुझे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन p इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में मुझसे फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मुझे कि मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन होता है। तो बचपन में मैंने ये पढ़ा है, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस रिलेशन को, कि फोर्स जो मेरे पास होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट।
जिसको ये बात पता है अच्छी बात है, और नहीं पता तो याद रखिए कि F इक्वल टू मेरे पास होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ के अंदर इसको और अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो F अगर रेट की जब भी बात करेगा तो किसकी बात करेगा, वो टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेगा। ये बात याद रखें कि जब भी रेट आपको दिखे तो किसके रेस्पेक्ट में बात करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेगा। तो यानी F को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F को लिख सकता हूँ डी पी बाय डी टी। रेट का मतलब कि डिफरेंशिएट ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कर सकते हैं। अच्छा, तो F इक्वल टू P की वैल्यू मुझे कितनी दी है, ये दी है, P की वैल्यू कितनी है 2t² प्लस 2t प्लस 1। तो T के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 2। F की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, और किस टाइम पे पूछना है मुझे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फोर्स की वैल्यू पूछिए। तो F इक्वल टू 4 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 2। तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 10, और फोर्स की ऐसा यूनिट मेरे पास होती है न्यूटन। तो इतना फोर्स मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपको ऐसा कुछ ग्राफ दे दे, यहाँ पे मेरे पास x, यहाँ पे मेरे पास है y, इस तरीके का कोई ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनी है, ये बनी, और यहाँ पे कोई कर्व इस तरीके से बना है टच करता हुआ, जिसका कोऑर्डिनेट, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 8,0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है सपोज करो 2, कितना कोऑर्डिनेट दिया है 2,2, और मुझसे dy बाई dx की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। देखो ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8,0, और dy बाई dx की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो dy बाई dx का एक मतलब और भी होता है, वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये मीनिंग भी होता है इसका। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ 8,0, तो मैं क्या करता हूँ, इस 8,0 को मैं मान लेता हूँ x1 और यहाँ पे मान लेता हूँ y1, और 2,2 को मान लेता हूँ मैं x2 और यहाँ पे मान लेता हूँ इसको y2। ठीक है, ये x2 और ये y2, और dy बाई dx ये मुझे निकालना है, ये कितना होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास है 0, x2 की वैल्यू है 2 और माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 8, तो ये 2/-6 कुछ इस तरीके का बचेगा यहाँ पे वैल्यू। तो dy बाई dx कितनी आएगी वैल्यू, ये हो जाएगी मेरे पास -1/3, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो dy बाई dx कई बार इस तरीके से भी आपसे पूछ लेता है, स्ट्रेट लाइन देगा आपको सिंपल, और पूछ लेगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 8,0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2,2, तो बताओ यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी। तो उसको आप नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा, देखते हैं चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे पढ़ाया था, तो मैक्सिमा और मिनिमा में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे आपको दे देगा Q इक्वल टू AT माइनस हाफ BT² प्लस हाफ CT²। क्या दिया मुझे, Q इक्वल टू AT माइनस हाफ BT² प्लस हाफ CT², या फिर इसको मान लो 1/6 CT³। इस तरीके का क्वेश्चन मुझे मेंशन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे दिया है, क्या दिया है कि Q इक्वल टू AT माइनस हाफ BT² प्लस 1/6 CT³। ये Q मेरे पास क्या है, ये दिया है मुझे, चलो ये Q मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, इसको नहीं लिखते, AT माइनस हाफ BT² प्लस 1/6 CT³। अच्छा, क्वेश्चन में कंडीशन दी है I इक्वल टू DQ बाई DT, ये कंडीशन मुझे दी। कहने का मतलब किसी एक कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज है, Q को हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज
जो फ्लो होगा उसकी कंडीशन ये है, इक्वेशन ये है। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मुझे कंडीशन ये बताने हैं। चार ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिए। पहली कंडीशन दिए मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज ए। सबसे पहला ऑप्शन मुझे क्या दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज ए। हमें बताना कि कौन से ऑप्शन यहां पे करेक्ट होंगे, मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम इज बी बाय सी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइम इज बी बाय सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी मुझे दिया है वैल्यू ऑफ फंक्शन, या फिर लिख लो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए सी। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मुझे दिया है। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस, मिनिमम वैल्यू दी है मुझे एक सेकंड, मिनिमम वैल्यू मुझे दी है ए माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ए माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू। अच्छा, बी बाय सी मेरे पास है। हाँ, तो इस तरीके का मुझे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ, 80 माइनस हाफ बी टी स्क्वायर प्लस 1/6 सी टी को। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसकी मुझे वैल्यू बतानी। मल्टीपल चॉइस भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सोल्व करने का मतलब ये है। अच्छा देखो, ये आपने लिख लिया, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं एक बार। देखिए, तो आई सबसे पहले मैं आई निकाल लेता हूं यहां से। आई मेरे पास क्या है, डी क्यू बाय डी टी, ये मुझे दिया है। तो डी क्यू बाय डी टी अगर मैं निकालूंगा तो ए बी सी, जहां पे मेरे पास ए बी सी क्या है, ये मेरे पास है सिंपल कांस्टेंट। ए बी सी क्या है मेरे पास, सिंपल एक कांस्टेंट है। तो डी क्यू बाय डी टी, तो अगर ए मेरे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा तो टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस ये 2 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 2/2 बी और टी, ये हो जाएगा प्लस 1/6। अच्छा, अगर मैं टी के ऊपर, अच्छा सी तो मेरे पास एक कांस्टेंट होगा, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। टी क्यूब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा ये होगा 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी टी, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास होगा c इंटू टी स्क्वायर बाय 2। ये मुझे क्या मिलेगी, ये मुझे मिलेगी आई की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास। अच्छा, फिर मुझे इसी आई की वैल्यू पूछी थी कि मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, वो कंडीशन मुझे निकालनी थी। तो मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे डी आई बाय डी टी, सबसे पहले यही करते थे डिफरेंशिएशन। तो अच्छा, एक ऑप्शन तो यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन मुझसे पूछा था कि आई की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, ये दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू ए। सही बात है। डी आई बाई डी टी अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस, ये आएगा बी प्लस, अगर c बाई 2 टू टी स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो टू आ जाएगा मेरे पास साइड में, देखो ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा मेरे पास b प्लस सी इंटू। एक कंडीशन ये है मेरे पास। फिर मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएट हम करते हैं, तभी हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास 0 ही है, तो b तो एक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0 प्लस c इंटू टी। सी इंटू टी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे c, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाता है 1, तो यहाँ से आपको मिलेगी एक पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब मुझे कैसा पॉइंट मिला यहाँ पे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब कैसा पॉइंट मिलेगा मुझे, पॉइंट ऑफ मिनिमा प्लस सी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट निकालना चाहूं तो सबसे पहले मैं क्या करता था, डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, ये निकालता था मैं। तो डी आई बाई डी टी अगर 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस बी प्लस सी इंटू टी इक्वल टू 0, या फिर बी इक्वल टू सी इंटू टी। तो टी इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, बी बाय सी। एक आंसर मुझे मिला।
बी बाई सी तो मुझे मिला, लेकिन कैसा पॉइंट मिला? मिनिमम मिला। किस कंडीशन में मिला? मिनिमम। एक ऑप्शन में मुझे ये भी दिया है, शायद ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें मिनिमम वैल्यू दी है टी इक्वल टू बी बाई सी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो सी तो हमारे पास नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, जहां पे फंक्शन की वैल्यू मुझसे पूछेगी कितनी होगी। ठीक है, तो इस टी बाई इक्वल टू बी बाई सी की वैल्यू को हम इस अगर आई में रख दें तो मुझे आंसर मिल जाएगा। वहां पे टी इक्वल टू बी बाई सी की वैल्यू अगर हम आई में पुट कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाती है सिंपल आई की, है ना। फिर हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में जो वैल्यू दी वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसको आप नोट करो, फिर आई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आई इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी बाई टू इंटू टी स्क्वायर मुझे दिया है, तो आई इक्वल टू टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? मिनिमम कंडीशन पे क्या टी इक्वल टू बी बाई सी आया था मेरे पास? यही था। और ए माइनस बी टी प्लस टी इंटू टी स्क्वायर बाई टू ये मुझे दिया है। तो उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए माइनस बी, टी की वैल्यू कितनी है? बी बाई सी प्लस सी बाई टू, टी की वैल्यू कितनी है? बी बाई सी, तो बी बाई सी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस यहाँ पे कितना आएगा? ये होगा बी स्क्वायर इंटू सी इंटू टू सी स्क्वायर। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं आगे देखो, यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस एक सी से एक सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर बाय ये हो जाएगा टू इंटू सी। ये आएगी मेरे पास वैल्यू। अगर मैं इसको निकालता हूँ, देखो आई इक्वल टू, तो ये मेरे पास होगा ए, या फिर इसको अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ, नीचे एलसीएम में लेता हूँ टू सी, तो ए इंटू टू सी माइनस ये मेरे पास होगा टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए इंटू टू सी माइनस माइनस टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बाय टू सी। या फिर आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? अगर मैं इन दोनों को अलग लिखता हूँ, उसको अलग लिखता हूँ, तो ये आएगा ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू सी। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद ऑप्शन नंबर डी में ये कंडीशन हमें दी थी कि ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू सी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तीनों विल बी करेक्ट। तीनों बिल्कुल सही होंगे यहाँ पे। कैसे किया एक बार और देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्यू की वैल्यू दी थी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये कंडीशन मुझे दी है। ए बी सी मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो मुझे बताना था कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहली बात तो ये, फिर मिनिमम वैल्यू टी की कितनी होगी, और उसके बाद टी की वैल्यू निकालने के बाद अगर फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले तरीका मैंने बताया था आपको मिनिमम मैक्सिमम का। सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट करने के बाद फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वहां से देखते हैं कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है या फिर निगेटिव। तो उसी के हेल्प से हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो वहां से मैंने जब इस वैल्यू को पुट किया तो मुझे टी की वैल्यू मिली बी बाई सी मिनिमम कंडीशन पे, क्योंकि डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई थी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमम। टी इक्वल टू बी बाई सी मेरे पास वैल्यू है, तो मैंने इस इक्वेशन में इसको रख सकता हूँ ए माइनस बी टी प्लस सी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और सिंपल इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा, तो आई की वैल्यू मुझे मिलेगी ए माइनस बी स्क्वायर बाय टू सी, और यही मेरे पास एक फाइनल आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, आराम से देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और मुझसे क्या पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। देखिए लिखेगा ग्राफ, ये मेरे पास x और यहाँ पे मेरे पास है y, और ग्राफ है कुछ ऐसे। ये पॉइंट है मेरे पास 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, और यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट 4। ये मेरे पास पॉइंट 4, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। तो P ऑप्शन मुझे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। P ऑप्शन, P में मुझे दिया है कि x इज पॉजिटिव, Q मुझे दिया है y इज पॉजिटिव, R मुझे दिया है
डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, एस मुझे दिया है डी वाई बाई डी एक्स 0 और टी मुझे दिया है डी वाई बाई डी एक्स, ये दिया है मुझे नॉन 0। इस तरीके से मुझे दिया है। तो आपको यहाँ पे मैच करना है और मल्टीपल चॉइस आंसर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखो हम करेंगे कैसे इसको। मैंने स्लोप के बारे में आपको बताया था कि अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूँ तो पॉइंट 1 पे अगर किसी कर्व सरफेस के ऊपर मुझे स्लोप को देखना है, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ सिंपल, तो ये मेरे पास क्या स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी डीवी बाई डी एक्स स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर एस मेरे पास करेक्ट होगा। अच्छा, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या यहाँ मेरे पास वाई पॉजिटिव होगा और एक्स मेरे पास होगा नेगेटिव, क्योंकि इस साइड में एक्स नेगेटिव और ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव यानी क्यू ऑप्शन भी मेरे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एस और क्यू पॉइंट नंबर ए के लिए करेक्ट होंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ, 2 मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे स्लोप तो कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप मुझे मिलेगा यहाँ पे निगेटिव, स्लोप मुझे मिला निगेटिव। तो यानी पॉइंट 2 के लिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि स्लोप मेरे पास कैसा है, एक तो टी, निगेटिव का ऑप्शन नहीं है लेकिन नॉन जीरो में यहाँ पे बता सकता हूँ टी के साथ। और क्या है, पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, यानी पी एन क्यू, ये 3 ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 3 की बात करता हूँ तो 3 मेरे पास ये है, यहाँ पे स्लोप कैसा रहेगा, स्लोप पॉइंट 3 पे मेरे पास कैसा है, 0 है, यानी स्लोप 0 का मतलब पॉइंट एस होगा मेरे पास, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, तो पी भी मेरे पास आंसर होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि वाई तो यहाँ पे निगेटिव है लेकिन निगेटिव ऑप्शन में नहीं है। पॉइंट 4 की मैं बात करूंगा, देखो पॉइंट 4 पे थीटा मेरे पास कांस्टेंट होगा और स्लोप मुझे कैसा मिलेगा, यहाँ पे स्लोप मुझे मिलेगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है मेरे पास, तो स्लोप पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे एक्स भी पॉजिटिव है और मेरे पास वाई भी पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे आर पी क्यू, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में भी आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको दे दे a इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, कंडीशन क्या दी, a 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। अच्छा, आपको यहां पे बताना है, अच्छा गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ये कंडीशन मुझे दी है और v की वैल्यू मुझे बतानी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हालांकि ये चीज हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये बताऊं कि डिफरेंशिएशन में कैसे हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a मुझे दिया है और v की वैल्यू मुझसे पूछे कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और गिवन कंडीशन क्या है, v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन मुझे दिया है, तो v की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या a इक्वल टू dv बाई dt, ये होता था मेरे पास a इक्वल टू dv बाई dt, v की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो dv इक्वल टू a इंटू dt, ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकता हूँ दोनों साइड में, इंटीग्रेशन, कंडीशन क्या दी, t इक्वल टू 0 इक्वल टू पर b इक्वल टू 0, यानी जब यहाँ पे t इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, मिनिमम लिमिट जो मुझे देगा, मिनिमम वैल्यू जो देगा t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू 0 है। अच्छा, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा ये है कि dv बाई v की वैल्यू मुझसे पूछे कब, जब टाइम मेरे पास 2 सेकंड है, तो जब मेरे पास टाइम 2 सेकंड होगा तो v की वैल्यू मुझसे पूछेगी, तो इस तरीके से लिमिट लगा देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 होगा, 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे उसी वेरिएबल को हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस 0। जैसे इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट कैसे लगाऊंगा, ये हो जाएगा v और 0 से लेके v इक्वल टू लिमिट 0 से लेके 2 और a इंटू डी टी, ए की वैल्यू मुझे क्या दी है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये मुझे दिया है, तो उसमें वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 0 इक्वल टू v, यही बनेगा, यहां से मैं v लिख सकता हूं सिंपल। अच्छा, 2 मेरे पास कांस्टेंट है, t को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये मेरे पास आएगा t स्क्वायर बाय 2,
लिमिट 0 से लेके 2। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं बता चुका हूं आपको कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आएगा t और इसको लिखेंगे t क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से लेके 2। इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको करेंगे अलग, और आई कैप और जे कैप तो मेंशन करेंगे। तो यहाँ से v लिखेंगे v इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा टी स्क्वायर आई कैप और लिमिट कहां से 0 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टी क्यूब जे कैप और 0 से लेके, ये लिख सकते हैं। देखो टी स्क्वायर आई कैप 0 से 2, टी क्यूब जे कैप 0 से लेके 2। अब लिमिट पुट करने के लिए क्या होता था, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते थे, तो टी स्क्वायर माइनस 0 आई कैप प्लस 2 क्यूब माइनस 0, ये मेरे पास हो जाएगा जे कैप। तो v की वैल्यू कितनी आएगी 4 आई कैप प्लस यहाँ पे 8 जे, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्या होगा 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये तो हो गया वेक्टर की फॉर्म में। अगर सपोज करो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछ लेता तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सिंपल ऐसे निकाल देते 4 स्क्वायर प्लस 8, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर को सोल्व करके हम निकाल लेते हैं आंसर जो भी आता है। जैसे मेरे पास हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी √18 बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये मुझसे पूछता है, ये भी आंसर हो जाता मेरे पास अगर सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करता। तो ये मेरे पास था कि कैसे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू और मुझे दिए तो अपोजिट हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे बी देता तो ए तो हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेते, लेकिन अगर ए आपको दे दे और बी की वैल्यू मुझसे पूछ ले, इस तरह की कंडीशन हो, तो इस तरीके से भी इंटीग्रेट करके हम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप ये सबने कर लिया होगा। देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन। फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन इफ हाइट इज h by using integration मेथड। यानी किसी कोन का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो देखो कैसे करेंगे। कोन की शेप कुछ ऐसे होती है, ये होती है कोन की शेप। इसकी हाइट मुझे कितनी दी है, यहाँ पे h दी है, तो उसकी हाइट मैंने मान लिया h है मेरे पास, और रेडियस यहाँ पे कितना दिया इसका, मैंने मान लिया r, इस तरीके का। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड मुझे इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे तो एक वेरिएबल शेप आपको दिखेगी, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आप ले लो, छोटा सा एलिमेंट ले लो। जैसे मैं छोटा सा एलिमेंट ये ले लेता हूँ, डिस्क टाइप मैंने कुछ लिया, जिसकी मैंने रेडियस कितनी मानी x, और यहाँ से हाइट कितनी है इसकी y, और इस डिस्क की हाइट कितनी हुई, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो हाइट भी बड़ी स्मॉल होगी dy। तो अगर मैं बहुत सारे एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट ऐसे करते करते अगर ऐड कर देता हूं नीचे से लेके, यानी 0 से लेके h तक, तो पूरे कोन का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल फंक्शन आपको दिखेगा, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ इस तरीके से, तो रेडियस इसके पास कितना है x, और हाइट कितनी है dy। तो अगर इसका मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल वॉल्यूम होगा इसका, तो पाई x स्क्वायर इंटू dy। भाई वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h। तो पाई r स्क्वायर, r की जगह यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, इंटू h की जगह यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास dy। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये लिखूंगा पाई x स्क्वायर इंटू dy, क्योंकि इसी का वॉल्यूम मुझे ऐड करना है यहाँ पे, और कहां से लेके 0 से लेके h तक, ये कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि y यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे x है, तो x को मैं y के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ और यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल रूल अप्लाई कर देता हूँ। देखो कैसे, y बाय x, ये हाइट और स्मॉल रेडियस इक्वल टू बड़ी हाइट बड़ा रेडियस, h बाय r, ये लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आएगी y r बाय h, ये आएगी। इस वैल्यू को मैं इसमें रख लेता हूँ। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, v इक्वल टू 0 से लेके h, पाई x की जगह ये है, तो y स्क्वायर r स्क्वायर बाय, या फिर इसको लिख लेते हैं y r बाय h होल स्क्वायर इंटू dy, ये लिख सकते हैं। तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा 0 से लेके h, तो पाई y स्क्वायर r स्क्वायर बाय h स्क्वायर इंटू dy। क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पाई r स्क्वायर बाय h स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा,
तो इसको लिख लेंगे बाहर, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, 0 से लेके h वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। वाई स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा वाई क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से लेके h, तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर और 3 यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये आएगा एच क्यूब माइनस 0, तो पाई आर स्क्वायर एच क्यूब डिवाइड बाय 3h स्क्वायर। तो एक एच स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो v मेरे पास बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये मेरे पास एक कोण का वॉल्यूम होगा। सिंपल एक कोण था मेरे पास। सबसे पहले मैंने एलिमेंटल एरिया लिया यहाँ पे। एलिमेंटल एरिया निकालने के बाद अगर मैं इसको 0 से लेकर s तक इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट करने का मतलब पूरा एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, तो उस पूरे कोण का मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा कितना होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है मेरे पास y, तो x को मुझे y के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिमिलर ट्रायंगल का रूल मैंने लगाया, y/x इक्वल टू h/r। तो x की वैल्यू पहले मैंने निकाल ली, इस x की वैल्यू को उठा करके मैंने यहाँ पे रखा, तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इंटीग्रेशन करके डेफिनेटेड इंटीग्रेशन की तरह यहाँ पे करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर बाय एच। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे मैथमेटिकल टूल में। मुझे लगता है इतना करने के बाद आपके जो मैथमेटिकल टूल है इस पर अच्छी कमांड हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, तो पढ़ाई करते रहिए।